मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है बुद्धकालीन भारत के गणराज्य। देखिए, प्रारंभ में अधिकांश इतिहासकारों की यह धारणा रही कि प्राचीन भारत में केवल राजतंत्रात्मक शासन ही प्रचलित था, परंतु बाद की खोजों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्राचीन भारत में राजतंत्र के साथ साथ गण अथवा संघ राज्यों का भी अस्तित्व था। सर्वप्रथम 1903 में रिज डेविड महोदय ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए गणराज्यों की खोज की। प्राचीन साहित्य में ऐसे अनेक स्थानों का उल्लेख हुआ है जिन्हें राजतंत्र से भिन्न बताया गया है। अवदान शतक से हमें पता चलता है कि मध्य प्रदेश के कुछ व्यापारी दक्षिण भारत गए, जहाँ के लोगों ने उनसे उत्तर भारत की शासन व्यवस्था के विषय में जानकारी लेना चाहा। इसके उत्तर में उन्होंने बताया कि कुछ देश गणों के अधीन हैं तथा कुछ राजाओं के। आचार्य सूत्र जैन भिक्षुओं को चेतावनी देते हुए उसे उस स्थान पर नहीं जाने का आदेश देता है जहाँ गणतंत्र का शासन हो। संघ गण का पर्यायवाची था। पाणिनि ने संघ को राजतंत्र से स्पष्ट रूप से भिन्न बताया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है। पहला वार्ता शस्त्रोपजीवी और दूसरा राज शब्दोपजीवी। प्रथम के अंतर्गत कंबोज, सुराष्ट्र आदि तथा दूसरे के अंतर्गत लिच्छवी, वज्जी, मल्ल, मद्र, कुकुर, पांचाल आदि की गणना की गई है। स्पष्टतः यहाँ राज शब्दोपजीवी संघ से तात्पर्य उन गणराज्यों से ही है जो राजा की उपाधि का प्रयोग करते थे। महाभारत में भी गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से भी प्राचीन भारत में गणराज्यों का अस्तित्व प्रमाणित होता है। इससे सूचित होता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब तथा सिंध में कई गणराज्य थे जो राजतंत्रों से भिन्न थे। मुद्रा संबंधी प्रमाणों से भी गणराज्यों का अस्तित्व सिद्ध होता है। मालव, योधे, अर्जुनायन आदि अनेक गणराज्यों के सिक्के राजा का उल्लेख न कर गण का उल्लेख करते हैं। इस प्रकार अब यह सिद्ध हो गया है कि प्राचीन भारत में गणराज्य थे और वे राजतंत्र से इस अर्थ में भिन्न थे कि उनका शासन किसी वंशानुगत राजा के हाथ में न होकर गण अथवा संघ के हाथ में होता था। परंतु प्राचीन भारत के गणतंत्र आधुनिक काल के गणतंत्र से भिन्न थे। आधुनिक काल के गणतंत्र प्रजातंत्र का समानार्थी हैं, जिसमें शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। प्राचीन भारत में गणतंत्र इस अर्थ में गणतंत्र नहीं कहे जा सकते। उन्हें हम आधुनिक शब्दावली में कुलीन तंत्र अथवा अभिजात तंत्र कह सकते हैं, जिसमें शासन का संचालन संपूर्ण प्रजा द्वारा न होकर किसी कुल विशेष के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। उदाहरण के लिए यदि हम वैशाली के लिच्छवी गणराज्य का नाम लेते हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वहाँ के शासन में वैशाली नगर की संपूर्ण जनता भाग लेती थी, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि केवल लिच्छवी कुल के ही प्रमुख व्यक्ति मिलकर शासन का संचालन करते थे। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण हमें मिलते हैं, जिनमें से पहला है कपिलवस्तु के शाक्य। यह गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्य गणराज्य के उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में रोहिणी नदी तथा दक्षिण और पश्चिम में राप्ती नदी स्थित थी। कपिलवस्तु की पहचान नेपाल स्थित आधुनिक तिलोरा कोटा से की जाती है। कुछ विद्वान इसकी पहचान सिद्धार्थनगर जिले के पिपहरवा नामक स्थान से करते हैं, जहाँ से बौद्ध स्तूप तथा उसकी धातु मंजूषा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसे शाक्य वंशीय सुकीर्ति ने स्थापित करवाया था। कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अन्य अनेक नगर थे, जैसे चातुमा, सामगाम, खोमदुस, शिलावती, नगरक, देवदह और शक्कर आदि। बुद्ध की माता देवदह की ही कन्या थी। शाक्य गणराज्य में लगभग 80,000 परिवार थे। शाक्य लोग
अपने रक्त पर बड़ा अभिमान करते थे और इसी कारण वे जाति के बाहर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। बुद्ध से संबंधित होने के कारण इस गणराज्य का महत्व काफ़ी बढ़ गया था, किंतु राजनीतिक शक्ति के रूप में शाक्य गणराज्य का कोई विशेष महत्व नहीं था और यह कौशल राज्य की अधीनता स्वीकार करता था। इस राज्य का विनाश कौशल नरेश विड्डूढब के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला जो गणराज्य बुद्धकालीन था वो था शमसुमार पर्वत के भग्ग। शमसुमार पर्वत का समीकरण मिर्ज़ापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया जाता है। ऐसा लगता है कि भग्ग ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित भर्ग वंश से संबंधित थे। भग्ग गणराज्य के अधिकार क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र की यमुना तथा सोन नदियों के बीच का प्रदेश शामिल था। भग्ग लोग वत्सों की अधीनता स्वीकार करते थे। ज्ञात होता है कि शमसुमार पर्वत पर वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। एक अन्य गणराज्य था जिसे अल्लकाप के बुली के नाम से जाना जाता है। यह गणराज्य आधुनिक बिहार प्रांत के शाहाबाद और आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित था। बुलियों का वेठ द्वीप के साथ घनिष्ठ संबंध था। यही संभवतः उनकी राजधानी थी। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्होंने उनके अवशेषों का एक भाग प्राप्त किया तथा उस पर स्तूप का निर्माण किया था। इसके उपरांत आते हैं केशपुत के कालाम। केशपुत का निश्चित रूप से समीकरण स्थापित करना थोड़ा मुश्किल है। यह गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था। संभवतः यह राज्य सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थान तक फैला हुआ था। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि कालामों का संबंध पांचाल जनपद के केसियों के साथ था। इसी गणराज्य के आलार कालाम नामक आचार्य से, जो उरुवेला के समीप रहते थे, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था। कालाम लोग कौशल की अधीनता स्वीकार करते थे। इसके उपरांत आता है रामग्राम के कोलिये। यह शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। दक्षिण में यह गणराज्य सरयू नदी तक विस्तृत था। शाक्य और कोलिय राज्यों के बीच रोहिणी नदी बहती थी। दोनों राज्यों के लोग सिंचाई के लिए इस नदी के जल पर निर्भर थे। नदी के जल के लिए उनमें प्राय संघर्ष होता रहता था। एक बार गौतम बुद्ध ने ही इस प्रकार के संघर्ष को शांत किया था। कोलिय गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। कोलियों की राजधानी रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। अगला है कुशीनारा के मल्ल। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले में स्थित वर्तमान कसिया नामक स्थान से की जाती है। वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज बताया गया है। इसके उपरांत आता है पावापुरी के मल्ल। पावा आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान था। मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जैन साहित्य से पता चलता है कि मगध नरेश अजातशत्रु के भय से मल्लों ने लिच्छवियों के साथ मिलकर एक संघ बनाया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित करने के बाद मल्लों को भी जीत लिया था। अब आता है पिपलीवन के मौर्य। मौर्य गणराज्य के लोग शाक्यों की ही एक शाखा थे। महावंश टीका से पता चलता है कि कौशल नरेश विड्डूढब के अत्याचारों से बचने के लिए वो हिमालय प्रदेश में भाग गए थे, जहां उन्होंने मोरों की कूक से गुंजायमान स्थान में पिपलीवन नामक नगर बसा लिया। मोरों के प्रदेश का निवासी होने के कारण ही वे मौर्य कहे गए। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुआ था। पिपलीवन का समीकरण गोरखपुर जिले के कुसुम ही के पास स्थित राजधानी नामक स्थान से किया जाता है। वैशाली के लिच्छवी, यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। उनकी राजधानी वैशाली थी, जो मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान पर
स्थित बताई जाती है। महावग्र जातक में वैशाली के एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर होने का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। यहाँ अनेक सुंदर भवन, चैत्य तथा विहार थे। एक पन्य जातक से पता चलता है कि वैशाली नगर चारों ओर से 3 दीवारों से घिरा हुआ था। प्रत्येक दीवार एक दूसरी से 1 योजन दूर थी। उसमें पहरे की मीनारों वाले 3 द्वार बने हुए थे। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था, जहां रहकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। लिच्छवी लोग अत्यंत स्वाभिमानी तथा स्वतंत्रता प्रेमी हुआ करते थे। उनकी शासन व्यवस्था संगठित थी। बुद्ध काल में यह राज्य अपनी समृद्धि की पराकाष्ठा पर था। यहाँ का राजा चेटक था। उसकी कन्या छलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। महावीर की माता त्रिशला उसकी बहन थी। जैन साहित्य से पता चलता है कि अजातशत्रु के विरुद्ध चेटक ने मल्ल, काशी और कौशल के साथ मिलकर एक सम्मिलित मोर्चा बनाया था। और बुद्ध काल का जो अंतिम महत्वपूर्ण गणराज्य है वो है मिथिला के विदेह। बिहार के भागलपुर तथा दरभंगा जिले के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। प्रारंभ में यह राजतंत्र था। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति और दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे, परंतु बुद्ध के समय में यह संघराज्य बन गया था। विदेह लोग भी वज्जी संघ के सदस्य थे। उनकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुरी से की जाती है। बुद्ध के समय मिथिला एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, जहाँ श्रावस्ती के व्यापारी अपना माल लेकर आते थे। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।